हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ एग्ज़ाम मार्क। मेरा नाम है अखिलेश चौधरी और आज मैं फिर से हाजिर हूँ एनाटमी के एक और लेक्चर के साथ। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने कवर किया था इंट्रोडक्शन अबाउट द एनाटमी। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारा एनाटमी का यूनिट फर्स्ट है उसका सिलेबस क्या होने वाला है। तो मैंने सिलेबस लिया है। तो जो हमारा यूनिट फर्स्ट है बच्चों, उसका सिलेबस क्या होने वाला है। तो सबसे पहला हमारा इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमिकल टर्म्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो जो इसका प्रीवियस लेक्चर था बच्चों, उसमें हमने कवर किया था कि एनाटॉमिकल का इंट्रोडक्शन लिया था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी देखा था, और फिर हमने ये भी देखा था कि एनाटॉमिकल टर्म्स रिलेटेड टू पोजीशन पोजीशन से रिलेटेड जितने भी एनाटॉमिकल टर्म्स होते हैं वो हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर रखा है। तो जिस कभी भी बच्चे ने उस लेक्चर को अटेंड नहीं किया है वो प्रीवियस लेक्चर में जाके एनाटॉमिकल पोजीशन जितने होते हैं, जैसे कि हमारा एंटीरियर हो गया, वेंट्रल हो गया, पोस्टीरियर डॉर्सल हो गया, सुपीरियर, इंफीरियर, मीडियन, लेटरल, प्रॉक्सिमल, डिस्टल, डीप, प्रोन, सुपाइन, पाल्मर और प्लांटर, इन सभी पोजीशंस को जाके हमारे प्रीवियस लेक्चर से अटेंड कर सकता है। तो हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं एनाटॉमिकल प्लेन्स के बारे में, कि जो हमारे एनाटॉमिकल प्लेन्स होते हैं वो कितने होते हैं, कैसे होते हैं, क्या यूजेस होते हैं उनके, या हमारे रियल लाइफ में या हमारी क्लिनिकल लाइफ में उनका क्या यूज होता है, एप्लीकेशन होता है, उन सभी चीज़ों को हम देखने वाले हैं। और इनमें हम कुछ मूवमेंट्स को भी कवर करेंगे कि हमारे बॉडी में कितने टाइप के मूवमेंट्स होते हैं। मूवमेंट जैसे हमारा फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, एडक्शन, मीडियल रोटेशन, लेटरल रोटेशन, इन्वर्जन, ईवर्जन, सुपीनेशन, प्रोनेशन, प्लांटर फ्लेक्शन, डॉर्सल फ्लेक्शन, और भी कई तरह के मूवमेंट होते हैं जो हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। फिर इसके बाद हमारा है सेल के बारे में। तो हम ये करेंगे कि इसको हम एक यूनिट में डिवाइड कर देंगे। ये हमारा यूनिट फर्स्ट हो जाएगा बच्चों, ये हमारा यूनिट फर्स्ट हो जाएगा। और हम सेल को, और ये जितना बच रहा है इसके बाद, इसको हम एक सेपरेट लेक्चर में या सेपरेट यूनिट में पढ़ेंगे, ठीक। क्योंकि ये सेल हमको थोड़ा अच्छे से पढ़ना है, तो हम इस पूरे एनाटॉमिकल प्लेन्स, एनाटॉमिकल टर्म रिलेटेड टू पोजीशन और मूवमेंट्स को एक यूनिट में डिवाइड कर रहे हैं, और सेल स्ट्रक्चर, सेल डिवीजन या फिर जितने भी ग्लैंड्स होते हैं हमारे, इन सभी को हम एक लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं बच्चों, सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि एनाटॉमिकल प्लेन्स क्या होते हैं। ये एनाटॉमिकल प्लेन्स क्या होते हैं। अब देखिए, हमारी बॉडी है या हम एनाटमी पढ़ते हैं तो कुछ उसके स्टैंडर्ड्स होते हैं कि हमको पढ़ना कैसे है, ठीक। अब जब आप डाइसेक्शन करने जाएंगे, डीएच में जाएंगे, तो जो हमारी बॉडी है उसको तो ऐसा नहीं है कि कहीं से भी डाइसेक्ट कर दिए, कुछ भी कर दिए। किसी, सपोज करिए आपको कोई पार्ट डाइसेक्ट करना है या किसी पार्ट पे आपको कट लगाना है, तो आप कैसे कट लगाएंगे। ऐसे रैंडम कट नहीं लगता है बच्चों, उसके कुछ स्टैंडर्डाइज एनाटॉमिकल प्लेन होते हैं। उन्हीं प्लेन्स में हम बॉडी को कट करते हैं ताकि जो हमारे स्ट्रक्चर हैं बॉडी के, हमारी मसल्स हैं, हमारी ग्लैंड्स हैं, हमारे बोन्स हैं, या हमारी वेसल्स हैं, हमारे नर्व्स हैं, हमारे ऑर्गन्स होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनको हम प्रिजर्व कर सकें उनके नेचुरल शेप, साइज और फॉर्म में, ताकि हम उनके स्ट्रक्चर को प्रिजर्व कर सकें और हम फर्दर उस पर एक स्टडी कर सकें। तो इसीलिए हम पढ़ते हैं एनाटॉमिकल प्लेन्स, इसीलिए एनाटॉमिकल प्लेन्स पढ़ाया जाता है। नहीं तो कोई भी बच्चा जाएगा, कोई भी मेडिकल स्टूडेंट हो गया, नर्सिंग स्टूडेंट हो गया, डीएस में जाएगा, बॉडी पड़ी हुई है, जाके कट कर देगा। तो ये एक स्टैंडर्ड नहीं होता है ना। तो पूरे वर्ल्ड में, ऑल ओवर वर्ल्ड में ये स्टैंडर्ड फॉलो किया जाता है कि हम बॉडी को कैसे कट करेंगे, किस प्लेन में कट करेंगे, और ये प्लेन स्टैंडर्डली एक्सेप्टेबल होते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड। जितने भी प्रोफेसर्स होते हैं या हमारे डॉक्टर्स हो गए या रिसर्चर्स हो गए, वो इन्हीं प्लेन्स को स्टैंडर्ड लेके बॉडी की स्टडी करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कुछ प्लेन्स होता क्या है। अब प्लेन्स का मतलब होता है बच्चों एन इमेजिनरी लाइन। क्या है बच्चों, एक सेकंड। प्लेन्स का मतलब क्या होता है, ये एक इमेजिनरी प्लेन्स डिवाइडिंग द बॉडी फॉर ए डिस्क्रिप्टिव पर्पज। प्लेन का मतलब हो गया एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जो बॉडी को डिवाइड करे, ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करे। अब क्या करने के लिए, एक डिस्क्रिप्टिव पर्पज के लिए। अब डिस्क्रिप्टिव पर्पज का यहाँ क्या मतलब हो गया बच्चों, डिस्क्रिप्टिव पर्पज का यहाँ मतलब हो जाएगा स्टडी पर्पज, ठीक। क्या हो जाएगा बच्चों, स्टडी पर्पज हो गया, सर्जिकल पर्पज हो गया, सर्जिकल पर्पज हो गया, या डायग्नोस्टिक पर्पज हो गया, डायग्नोस्टिक पर्पज हो गया, ठीक।
तो हम बॉडी को कुछ इमेजिनरी लाइंस होती हैं वो उसको डिवाइड करती हैं कहाँ, डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट में, डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स में। किस लिए? डिस्क्रिप्टिव पर्पज। अब डिस्क्रिप्टिव पर्पज क्या हो सकता है? स्टडी हो सकता है, कोई सर्जिकल प्रोसीजर हो सकता है, कोई डायग्नोस्टिक पर्पज हो सकता है, फिजिकल एग्जामिनेशन हो सकता है बच्चों। क्या हो सकता है? फिजिकल एग्जामिनेशन हो सकता है। अब ये फिजिकल एग्जामिनेशन क्या होता है बच्चों? फिजिकल एग्जामिनेशन का मतलब होता है हम पूरी बॉडी को हेड से लेकर टो तक एग्जामिन करते हैं। आप अपने फाउंडेशन के लेक्चर में पढ़ेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन, आप जो नर्सिंग फाउंडेशन के टीचर होंगे या आप हमारे ही प्लेटफॉर्म से नर्सिंग फाउंडेशन पढ़ेंगे तो उसमें आपको फिजिकल एग्जामिनेशन सिखाया जाएगा कि फिजिकल एग्जामिनेशन क्या होता है। तो आप जब फिजिकल एग्जामिनेशन पढ़ेंगे तो उसमें भी प्लेन्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक। तो उस पर्पज़ के लिए हम प्लेन्स पढ़ते हैं। अब ये क्या करता है? प्रोवाइड ए यूनिवर्सल रेफरेंस सिस्टम फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल। अब देखिए मैंने जो प्रीवियस स्लाइड में बताया कि ये क्या करता है, एक यूनिवर्सल रेफरेंस सिस्टम बनाता है, ठीक। क्या बनाता है? एक यूनिवर्सल रेफरेंस सिस्टम बनाता है जो कि हमारे हेल्थ केयर में यूज होता है। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों? अब देखिए सपोज करिए ये एक ह्यूमन की बॉडी हो गई, ठीक। ये एक बॉडी हो गई, ड्राइंग पे मत जाना, बस कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो बच्चों, ठीक। अब ये एक ह्यूमन बॉडी हो गई। अब इसमें क्या करना है? सपोज करिए मैं किसी कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, आप किसी और कॉलेज में पढ़ रहे हैं, और भी कई बच्चे हैं जो कहीं और कॉलेज में पढ़ रहे होंगे। तो हर कॉलेज में क्या होगा, अगर कोई स्टैंडर्ड नहीं रहेगा तो कोई बच्चे आके बॉडी को यहाँ से कट करेगा, कोई आके यहाँ से कट करेगा, कोई यहाँ से कट करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? कोई बच्चा है उसके रेफरेंस में ये हो गया इन्फीरियर, ये हो गया इन्फीरियर, ये हो गया सुपीरियर। और कोई और बच्चा है जो बॉडी को यहाँ से कट कर रहा है तो उसके रेफरेंस में ये सुपीरियर हो गया, ये इन्फीरियर हो गया। तो ये एक स्टैंडर्ड नहीं रहेगा ना, तो डाटा क्या होगा? डेविएशन होने लगेगा। मतलब जितने भी स्टूडेंट रहेंगे वो एक स्टैंडर्ड नॉलेज को गेन नहीं कर पाएंगे। तो ये प्लेन्स क्या करते हैं बच्चों? प्लेन्स एक यूनिवर्सल रेफरेंस बनाते हैं, मतलब बॉडी को सिर्फ आप उसी प्लेन में कट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया। स्टैंडर्ड सेट कर दिया इसका मतलब कि आप बॉडी को उन्हीं प्लेन्स में बस कट कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा? एक स्टैंडर्ड सेट करेगा और एक रेफरेंस पॉइंट सेट करेगा ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो कि एनाटॉमिस्ट या फिर रिसर्चर, सर्जन जो भी हैं वो इसी चीज़ को फॉलो करने वाले हैं। एक सेकंड मैं बोर्ड क्लियर कर दूं। ठीक। फिर तीसरा आता है हेल्प डिस्क्राइब बॉडी ओरिएंटेशन एंड मूवमेंट्स। अब ये बॉडी के ओरिएंटेशन को और मूवमेंट्स को भी डिफाइन करने में हेल्प करता है, क्योंकि जो बॉडी के मूवमेंट्स होते हैं बच्चों इन्हीं प्लेन्स के रेफरेंस में होते हैं। तीसरा आ गया यूज्ड इन मेडिकल इमेजिंग, सर्जरी एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, जो मैंने ऊपर बताया कि ये जो प्लेन्स होते हैं वो बॉडी को इमेजिंग टेक्नोलॉजी। अब इमेजिंग क्या होती है बच्चों? इमेजिंग होती है जैसे हमारा इन्वेस्टिगेशन हो गया, सीटी स्कैन हो गया, एमआरआई हो गया, एक्सरे हो गया, यहाँ सब ये प्लेन्स यूज किए जाते हैं। सर्जरी में यूज किए जाते हैं। सर्जरी में कैसे यूज किया जाता है कि सपोज करिए किसी का ऑपरेशन होना है, परक्यूटेनियस कोई सर्जरी होनी है, तो उसमें यही प्लेन्स डिफाइन करते हैं कि कट कहाँ से लगाना है, जो इंसीजन लगाना है बच्चों वो कहाँ से लगाना है और कहाँ से नहीं लगाना है। फिर फिजिकल एग्जामिनेशन में तो ये प्लेन्स इतने तरीके से हमें हेल्प कर सकते हैं, इसीलिए हम एनाटॉमिकल प्लेन्स को पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे मेजर प्लेन्स क्या क्या होते हैं हमारे बॉडी में, या जो स्टैंडर्ड या ग्लोबली यूज किए जा रहे हैं वो कितने प्लेन्स होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एनाटॉमिकल प्लेन्स। तो सबसे पहला हमारा सजाइटल प्लेन। सजाइटल प्लेन क्या होता है बच्चों? सजाइटल प्लेन क्या होता है? जो हमारी सपोज करिए ये मेरी बॉडी है, मेरे बॉडी को दो इक्वल पार्ट में जो एक इमेजिनरी लाइन डिवाइड करेगी, ऐसी इमेजिनरी लाइन जो मेरे बॉडी पार्ट्स को, मेरे बॉडी को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर दे, वो हो गई सजाइटल प्लेन। हम आगे देखेंगे डिटेल में कि सजाइटल प्लेन्स होते क्या हैं। दूसरा होता है बच्चों हमारा कोरोनल प्लेन, जिसको हम फ्रंटल प्लेन भी कहते हैं। अब कोरोनल का मतलब क्या होता है बच्चों? कोरोनल का मतलब होता है जैसे हमारा ये हेड है, हेड का मतलब क्या हो गया बच्चों? क्राउन।
क्राउन हम कहाँ पहनते हैं, सर पे पहनते हैं। तो समझ लीजिए जो सर को डिवाइड कर रहा है, मतलब हमारे जो हेड है या पूरी बॉडी है यहाँ से शुरू होती है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, क्राउन बोलते हैं, तो इसीलिए इसको क्रोनल प्लेन या फ्रंटल प्लेन बोला जाता है। ये क्या करता है, हमारे बॉडी को एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट में डिवाइड करता है, मतलब हमारे बॉडी को इस तरह से क्या करता है, डाइसेक्ट करता है या प्लेन इमेजिनरी लाइन बनाता है। तीसरा हो गया बच्चों हमारा ट्रांसवर्स या हॉरिजेंटल प्लेन। अब ट्रांसफर या हॉरिजेंटल प्लेन क्या होता है बच्चों, ट्रांसफर या हॉरिजेंटल प्लेन का मतलब क्या होता है, ये हमारे बॉडी को ट्रांसफरली या हॉरिजेंटली डिवाइड करता है। तो ये जो प्लेन हो गया बच्चों, ये हो गया ट्रांसवर्स प्लेन। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा ऑब्लिक प्लेन। अब ऑब्लिक प्लेन क्या हो बच्चों, ऑब्लिक प्लेन भी ट्रांसवर्स या हॉरिजेंटल प्लेन की तरह होता है, लेकिन वो एक एंगल पे होता है बच्चों। देखिए जो ये हमारा क्या बोलते हैं ट्रांसवर्स प्लेन है, वो किसी एंगल पे नहीं है, लेकिन जो हमारा ऑब्लिक प्लेन होता है बच्चों, कौन सा प्लेन, ऑब्लिक प्लेन जो होता है वो हमारे बॉडी से किसी एंगल पे गुजरता है। ठीक, तो ये हो गया हमारे प्लेन्स। क्या मेजर होते हैं, चार, कौन कौन से, सजाइटल प्लेन, क्रोनल प्लेन, ट्रांसवर्स प्लेन, ऑब्लिक प्लेन। ठीक, ईच प्लेन प्रोवाइड ए यूनिक पर्सपेक्टिव फॉर एनाटमी। अब देखिए हर एक प्लेन का अपना एक यूनिक पर्सपेक्टिव होता है जो कि एनाटमी में इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, वो हम देखेंगे आगे। अब देखिए इसमें मैंने एक इमेज लिया है जिसमें बॉडी के कई प्लेन्स को दिखाया गया है, और इसमें कुछ सरफेसेस के बारे में बात की गई है और कुछ पोजीशंस के बारे में भी बात की गई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों क्या सजाइटल प्लेन। सजाइटल प्लेन क्या होती है, देखिए जो मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ, ठीक, ये हो गया हमारा सजाइटल प्लेन। देखिए जो मैं कलर कर रहा हूँ, ठीक, जो हमारे बॉडी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है वो होता है हमारा सजाइटल प्लेन। अब कोरोनल प्लेन को मैं दिखा रहा हूँ दूसरे कलर से, जो ये रेड कलर का दिखा रहा हूँ मैं, ये हमारा कोरोनल प्लेन हो गया। ठीक, जो हमारे बॉडी को एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट में डिवाइड कर रही है वो हमारा क्या हो गया, कोरोनल प्लेन हो गया। ट्रांसवर्स प्लेन इस फिगर में आप देख लीजिए, जो ये दिख रहा है, ये प्लेन जो दिख रहा है, ठीक, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दिख रहा है ये हमारा कौन सा प्लेन हो गया, ट्रांसवर्स प्लेन हो गया। ऑब्लिक प्लेन इस फिगर में नहीं दिखा गया है, लेकिन उसको मैं कवर कर लूंगा आगने वाले फिगर में। अब इसमें कुछ पार्ट्स की बात की गई है। इसमें देखिए जैसे पोस्टीरियर बोला गया है और एंटीरियर बोला गया है। तो पोस्टीरियर का मतलब क्या होता है बच्चों, अब ये देखिए ये जो हमारा कोरोनल प्लेन होता है, कोरोनल प्लेन का मतलब क्या हो गया, मैं ऐसे खड़ा हूँ, यहाँ से जो प्लेन निकल रही है, तो इस प्लेन के पीछे का जो भाग होता है, मतलब इस प्लेन के, सपोज करिए प्लेन है, इस प्लेन के जो पीछे एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर आते हैं या बॉडी के पार्ट्स आते हैं वो हमारे पोस्टीरियर पार्ट में आ गए, और इसके जो प्लेन के आगे आते हैं वो हमारा एंटीरियर पार्ट हो गया। और लेटरल क्या होता है, मीडियल क्या होता है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, या एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। लेटरल का मतलब होता है बच्चों जो हमारा जो सजाइटल प्लेन होता है उसके बाहर की तरफ आप जाएंगे तो वो हो गया हमारा लेटरल। ठीक, और आप उसके अंदर की तरफ आएंगे या उसके अंदर की तरफ जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं उनको हम मीडियल पोजीशन या लेटरल पोजीशन कहते हैं बच्चों। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं अब कि हमारा सजाइटल प्लेन क्या होता है बच्चों। ठीक, अब हम डिस्कस करने वाले हैं सजाइटल प्लेन के बारे में कि हमारा सजाइटल प्लेन होता क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं डिवाइड द बॉडी इनटू लेफ्ट एंड राइट पोर्शन। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों कि ये हमारे बॉडी को लेफ्ट और राइट पोर्शन में डिवाइड कर रहा होता है। ठीक, मिड सजाइटल प्लेन इक्वल हाफ। अब देखिए हम प्लेन जो सजाइटल प्लेन होता है बच्चों वो कई तरीके से हो सकता है। मिड सजाइटल प्लेन का मतलब ये होता है, ये हमारी बॉडी है, ठीक, अब इस बॉडी को जो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, ठीक, ये जो लाइन हो गई ये ऐसे डिवाइड कर रही है कि बॉडी का हाफ पार्ट इस तरफ आ गया और हाफ पार्ट इस तरफ आ गया। तो ये जो एकदम बीच से लाइन जा रही है इसको हम क्या बोलेंगे, मिड सजाइटल
प्लेन बोलेंगे। ठीक, अब मैं एक दूसरे कलर से कुछ और लाइन दिखा रहा हूँ, इस पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक, अब इस मिड प्लेन के अलावा जो सपोज करिए इधर से भी मल्टीपल प्लेन्स बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं बच्चों? मल्टीपल प्लेन बन सकते हैं। एक प्लेन तो हो गया जो हमारे बॉडी के बीचों बीच से जा रही है, वो कौन सी प्लेन हो गई? वो हो गई हमारी मिड सजाइटल प्लेन। अब दूसरा या मल्टीपल प्लेन बन सकते हैं इस मिड सजाइटल प्लेन के इधर और इधर बच्चों। इसका मतलब क्या हो गया कि एक मिड सजाइटल प्लेन हो गया, और जो बॉडी मिड सजाइटल प्लेन के अलावा जो प्लेन्स बन रहे हैं उनको हम बोलते हैं पैरासजाइटल प्लेन। पैरासजाइटल प्लेन क्या करते हैं बच्चों? बॉडी को अनइक्वल सेक्शन में डिवाइड करते हैं। अब अनइक्वल सेक्शन में क्यों डिवाइड करते हैं? क्योंकि ये मिड लाइन से पास नहीं कर रहे हैं। मिड लाइन से पास नहीं करेंगे तो इधर उधर करेंगे, तो हमारी बॉडी कई हाफ में या अनइक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगी। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है बच्चों? पैरासजाइटल प्लेन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पैरासजाइटल प्लेन बोला जाता है। ठीक, मिड सजाइटल प्लेन आपको पता चला क्या होता है? ठीक, अब ये इसके रेफरेंस में हम मूवमेंट कितने देखते हैं। अब मूवमेंट कौन सा हमारा इसके रेफरेंस में होता है? फ्लेक्शन होता है और एक्सटेंशन होता है, कि हम इन प्लेन के रेफरेंस में कौन कौन से मूवमेंट देखते हैं वो हम आगे कवर करेंगे। फिर इसका क्लिनिकल यूज क्या हो सकता है? ये एमआरआई ब्रेन के लिए और नी एनालिसिस के लिए किया जाता है। अब एमआरआई ब्रेन में इसका क्या यूज होता है? जो हमारे प्लेन्स होते हैं, सजाइटल प्लेन होते हैं, इनका यूज क्या होता है? तो देखिए, जो हमारी एमआरआई होती है बच्चों, वो हमारे बॉडी को स्कैन करती है, मल्टीपल प्लेन्स में स्कैन करती है। सपोज करिए ये बॉडी हो गई, ठीक, ये हमारी बॉडी हो गई, ठीक, इसके अंदर ब्रेन प्रेजेंट है बच्चों। ठीक, क्या प्रेजेंट है? ये हमारा ब्रेन हो गया। ठीक, अब जो ये एमआरआई होगा बच्चों, वो क्या करेगा? हमारे ब्रेन को ऐसे ऐसे कई हाफ में डिवाइड कर देगा, मतलब कई प्लेन्स में डिवाइड कर देगा। ठीक, क्या कर देगा? कई प्लेन्स में डिवाइड कर देगा। तो यही प्लेन्स यूज किए जाते हैं किसमें? एमआरआई के ब्रेन स्कैन में। ठीक, तो इसीलिए जब आप एमआरआई की शीट देखते हैं बच्चों, तो उसमें क्या बनता है? मल्टीपल इमेजेस फॉर्म होते हैं। क्या फॉर्म होते हैं? मल्टीपल इमेजेस फॉर्म होते हैं। ठीक, ऐसे ऐसे इसमें हर एक सेक्शन में आप एक ब्रेन का क्या देखेंगे? पिक्चर देखेंगे। क्या देखेंगे? एक ब्रेन का इमेज देखेंगे। तो ये जो ब्रेन के इमेज फॉर्म होते हैं बच्चों, वो लेयर बाय लेयर उन्हीं प्लेन्स के क्या होते हैं? इमेजेस होती हैं। एक ब्रेन को मल्टीपल क्या किया गया? मल्टीपल प्लेन्स में काट कर दिया गया। सपोज करिए ये मेरा फ़ोन है, तो इस फ़ोन को क्या करेंगे? मल्टीपल प्लेन में क्या किया जाएगा? काट दिया जाएगा। तो जब ये मल्टीपल प्लेन में काटा गया, तो जो एक एक पार्ट फॉर्म हुआ वही ब्रेन इमेजिंग में दिखाया जाता है। तो ये क्या हो गया बच्चों? ये हमारा सजाइटल प्लेन का या मिड सजाइटल प्लेन का या पैरासजाइटल प्लेन का क्या हो गया? यूज हो गया। ठीक, ये हमारा क्लिनिकल यूज हो गया, और नी एनालिसिस में भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कोरोनल प्लेन या फ्रंटल प्लेन। ठीक, क्या कहते हैं बस इसको हम कोरोनल प्लेन भी कह सकते हैं या फिर फ्रंटल प्लेन कह सकते हैं। कोरोनल प्लेन क्यों कहते हैं? क्योंकि जो हमारा हेड होता है बच्चों, उस पर हम क्या पहनते हैं? क्राउन पहनते हैं। ठीक, तो उसी के नाम पे इसका क्या पड़ा है? कोरोनल प्लेन पड़ा है। और फ्रंटल प्लेन क्या कहता है? फ्रंटल प्लेन इसलिए कहते हैं कि हमारे बॉडी को फ्रंट और बैक में क्या करता है? डिवाइड करता है। ठीक, फ्रंट को हम एंटीरियर बोलेंगे, बैक को क्या बोलेंगे? पोस्टीरियर बोलेंगे। और हम उस फ्रंट को क्या बोल सकते हैं? वेंट्रल भी बोल सकते हैं। फ्रंट पार्ट जो होता है, एंटीरियर जो होता है, उसको हम वेंट्रल भी बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं? डॉर्सल भी बोल सकते हैं। ठीक, तो ये आप याद रखिएगा कि जो हमारा एंटीरियर और वेंट्रल और फ्रंटल, ये क्या हो गया बच्चों? ये हमारा सेम होता है। ठीक, इन तीनों वर्ड का मतलब सेम होता है कि हमारा जो एंटीरियर होता है उसको हम वेंट्रल भी बोल सकते हैं और वेंट्रल को हम फ्रंटल भी बोल सकते हैं। ठीक, अभी इसका फ्रंटल कोरोनल प्लेन का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? कोरोनल प्लेन का मतलब हुआ डिवाइड द बॉडी इनटू एंटीरियर फ्रंट एंड पोस्टीरियर बैक। ठीक, ये बॉडी को एंटीरियर में और पोस्टीरियर
प्लेन्स में पार्ट में डिवाइड कर रहा होता। मूवमेंट क्या होता है बच्चों इसके रिलेशंस में, अबडक्शन और अडक्शन। इस प्लेन के रेफरेंस में हम दो मूवमेंट देखते हैं, अबडक्शन देखते हैं और अडक्शन देखते हैं। अब ये मूवमेंट्स क्या होते हैं मैं इसी लेक्चर में आगे कवर करने वाला हूँ। अब इसका क्लिनिकल यूज क्या हो सकता है, चेस्ट एक्सरे, कार्डियक इमेजिंग। ठीक, अब ये जो प्लेन्स होते हैं इनका यूज कहाँ हो जाएगा, जब हम चेस्ट का एक्सरे ले रहे होंगे या कार्डियक की इमेजिंग कर रहे होंगे। जैसे हम यूएसजी ले रहे हैं किसका, हार्ट का आपके। ठीक, कार्डियक का मतलब हार्ट होता है बच्चों। ठीक, तो ये यूज होता है उस जगह पर। अब कैसे यूज होता है बच्चों, एक बार देखते हैं हम लोग। ठीक, अब देखिए ये हमारा लंग्स हो गया। ठीक, ये हमारे लंग्स हो गया। ठीक, ये हमारा राइट लोब हो गया, ये हमारा लेफ्ट लोब हो गया। ठीक, राइट लोब के में कितने कितने लोब होते हैं, दो होता है, और लेफ्ट में कितने होते हैं बच्चों, तीन होते हैं, सॉरी ये तीन होते हैं। ठीक, अब देखिए जब किसी का भी एक्सरे होता है बच्चों तो उसमें देखा जाता है कि कौन से हम फेस से कर रहे हैं। तो आप जब जाएंगे क्लिनिकल साइट तो देखेंगे जब चेस्ट एक्सरे होता है तो उसमें व्यू भी डिफाइन किया जाता है, मतलब जो रेज आ रही हैं वो किस तरफ से आ रही हैं। ठीक, तो ये एनाटॉमिकल प्लेन्स से ही डिसाइड होता है कि मतलब जो रेज डालनी है, चेस्ट एक्सरे होता है, सपोज करिए ये एक ह्यूमन है तो उस पर जो रेज पड़ेंगी वो किस तरफ से पड़ेंगी। ठीक, तो दो व्यूज होते हैं, एक होता है बच्चों एपी व्यूज, एक होता है बच्चों पीए व्यूज। एपी का व्यूज मतलब क्या हो गया, जो एक्सरे की रेज आ रही हैं वो एंटीरियर तरफ से आ रही हैं, मतलब सामने की तरफ से आ रही हैं। मैं ऐसे खड़ा हूं और जो एक्सरे मशीन है वो मेरे सामने है, तो रेज एंटीरियर तरफ से आ रही हैं। ये हो गया हमारा एपी व्यू। अगर मैं पीछे की तरफ खड़ा हो गया तो ये मेरा कौन सा व्यू हो गया, पीए व्यू हो गया। तो ये इसी से देखा जाता है, ये कोरोनल प्लेन या फ्रंटल प्लेन का यूज होता है। फिर हमारा कार्डियक इमेजिंग हो गया, सेम यही कार्डियक इमेजिंग में भी होता है कि जो हमारी यूएसजी रेज हैं वो हमारे एंटीरियर पोर्शन से आ रही हैं या पोस्टीरियर तरफ से दी जा रही हैं। ठीक, तो ये हमारे यूज हो गए किसके, कोरोनल प्लेन के, फ्रंटल प्लेन के। और भी यूजेस होते हैं, उनको हम धीरे धीरे जब भी हम आगे एनाटॉमी पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको ऐड करता रहूँगा। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। अब इस पे देखिए फिर से मैंने दिखाया है कि कोरोनल प्लेन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या होता है, एक्सियल और ट्रांसवर्स प्लेन क्या कहते हैं, सजाइटल और लॉन्गिट्यूडनल प्लेन, मीडियन प्लेन, पैरासजाइटल प्लेन। तो कोरोनल प्लेन अभी हमने जस्ट प्रीवियस स्लाइड में कवर किया। हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक्सियल प्लेन और ट्रांसवर्स प्लेन, ये क्या होते हैं बच्चों, सेम ही होते हैं। ठीक, इनका आप कहीं भी मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप कहीं ट्रांसवर्स प्लेन देखेंगे, कहीं कहीं हॉरिजॉन्टल प्लेन या एक्सियल प्लेन का भी यूज किया जाएगा। ट्रांसवर्स प्लेन हम आगे कवर करने वाले हैं कि ये होते क्या हैं। सजाइटल प्लेन के बारे में हमने कवर कर लिया, इसको हम लॉन्गिट्यूडनल प्लेन भी कहते हैं। सजाइटल प्लेन क्या करता है, बॉडी को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करता है। मीडियन प्लेन क्या होता है बच्चों, ये सेम एज इट इज होता है किसके, सजाइटल प्लेन के। मतलब सजाइटल प्लेन और मीडियन प्लेन क्या होते हैं बच्चों, सेम होते हैं। ठीक, पैरासजाइटल प्लेन क्या होता है, मीडियन प्लेन के अलावा जो भी बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड करता उसको हम क्या बोलेंगे, पैरासजाइटल प्लेन बोलेंगे। अब पैरासजाइटल प्लेन का कोई नंबर फिक्स नहीं होता है, ये कितने भी हो सकते हैं, मतलब हम बॉडी को कितने भी पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, वो हमारे पैरासजाइटल प्लेन्स हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं हमारा ट्रांसवर्स प्लेन या हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब ये क्या होता है बच्चों, ये बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड करता है, एक हो गया सुपीरियर पार्ट, एक हो गया इंफीरियर लोअर पार्ट। ठीक, अब देखिए मैंने यही बात की थी कि सपोज करिए आप किसी डीएच में गए हैं। ठीक, अब आपकी जो प्रोफेसर हैं उन्होंने आपको बोल दिया कि जाके एब्डोमेन का डाइसेक्शन करना है आपको। ठीक, तो आप अगर कोई स्टैंडर्ड नहीं रहेगा तो आप जाएंगे कहीं से भी कट कर देंगे, ये हमारा एब्डोमिनल एरिया हो गया। ठीक, आप जाएंगे आप कहीं से भी कट कर देंगे। ठीक, आपने यहाँ से कट किया, किसी और ने यहाँ से कट कर दिया, किसी और ने यहाँ से कट कर दिया। ठीक, या फिर किसी ने उल्टा ही मार दिया, मतलब किसी एंगल पे कट मार दिया। ठीक, तो ये एक स्टैंडर्ड नहीं रह गया। तो जो हम डाटा कलेक्ट करेंगे या जो हम एनाटॉमी पढ़ेंगे उसमें क्या होगा, किसी का कुछ और डाटा आ सकता है, किसी का कुछ और फैक्ट आ सकता है, तो यही सब डेविएशन कराता है। तो इसीलिए एक स्टैंडर्ड प्लेन बनाया जाता है जो सब लोग फॉलो करते हैं
अपने स्टडी पर्पज़ के लिए, सर्जिकल पर्पज़ के लिए या किसी और पर्पजेस के लिए। ठीक, तो ट्रांसवर्स प्लेन होता क्या बच्चों? ट्रांसवर्स प्लेन क्या करता है, एक बॉडी को क्या करता है, दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। वो अब अपर पार्ट हो सकता है और एक लोअर पार्ट होता है। अपर पार्ट को हम क्या कहेंगे, अपर पार्ट को हम सुपीरियर कहेंगे और लोअर पार्ट को हम क्या कहेंगे, इन्फीरियर कहेंगे। ठीक, क्या कहेंगे, अपर पार्ट को हम सुपीरियर कहेंगे और लोअर पार्ट को क्या कहेंगे, इन्फीरियर कहेंगे। ठीक, अब देखिए हम जहाँ से भी कट लगाएंगे उस कट के ऊपर जितना भी पार्ट होगा बच्चों वो क्या हो गया, हमारा सुपीरियर हो गया। क्या हो गया, सुपीरियर हो गया। ठीक, और लोअर इस प्लेन के नीचे जितना भी पार्ट हमारा आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इन्फीरियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन्फीरियर हो जाएगा। ठीक, अब हम अब सपोज करिए ये हमारा इतना क्या हो गया, ये हमारा इतना इन्फीरियर पार्ट हो गया। अब हम इसको यहाँ से एक बार और कट लगा दिए तो इसके रेफरेंस में जो ये पार्ट बना ये फिर सुपीरियर हो गया। ठीक, और इसके रेफरेंस में जो ये पार्ट बना वो हमारा इन्फीरियर हो गया। ठीक, तो हम एक बॉडी को कितने भी पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं ट्रांसवर्स प्लेन में। ये इन्फानाइट हो सकते हैं क्योंकि बॉडी जो इन्फानाइट पॉइंट से मिलकर बनी हुई होती है। मतलब इसका मतलब क्या हो गया, जो हमारी बॉडी बनी है ये इन्फानाइट या अनगिनत पॉइंट से मिलकर बनी हुई है, तो हम अनगिनत प्लेन्स में इसको कट कर सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से हम रेफरेंस देखेंगे कि हमारा जो प्लेन है उसके रेफरेंस में हम डिफाइन करेंगे कि कौन सा पार्ट सुपीरियर है और कौन सा पार्ट इन्फीरियर है। ठीक, अब इसका यूज़ कहाँ होता है बच्चों, रोटेशनल मूवमेंट्स में होता है। जो हमारे बॉडी में जितने भी रोटेशनल मूवमेंट होते हैं, जैसे हमारे शोल्डर का ये रोटेशनल मूवमेंट हो गया, हिप के इनवर्जन हो गया, ईवर्जन हो गया, ये सब हमारे रोटेशनल मूवमेंट होते हैं, वो वहाँ यूज किया जाता है। अब ये सीटी एब्डोमेन में यूज होता है, ये एमआरआई ब्रेन में यूज होता है। ठीक, इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारी सीटी होती है, सीटी मतलब क्या होता है, सीटी स्कैन जो होती है हमारे एब्डोमेन का, आप पढ़ेंगे इन सब डायग्नोस्टिक के बारे में अपने हायर क्लासेस में कि सीटी स्कैन होता क्या है, इसके यूजेस क्या होते हैं। ठीक, और एमआरआई में यूज किया जा सकता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्लेन के बारे में। हमारा नेक्स्ट प्लेन क्या है बच्चों, ऑब्लिक प्लेन है। ये ऑब्लिक प्लेन होता क्या है, ऑब्लिक प्लेन क्या होता है, पासिस थ्रू बॉडी एट एन एंगल। अब देखिए ट्रांसवर्स प्लेन में और ऑब्लिक प्लेन में स्लाइट डिफरेंस होता है। जो ट्रांसवर्स प्लेन होती है बच्चों वो हमारे बॉडी के रेफरेंस में 0 डिग्री मतलब 0 एंगल का फॉर्मेशन कराती है। ठीक, क्या कराती है, 0 एंगल का फॉर्मेशन कराती है। देखिए ये हो गई हमारी ट्रांसवर्स प्लेन। ठीक, अब बॉडी से और इसके बीच में एंगल 0 है बच्चों। जो बॉडी का सरफेस है और हमारे प्लेन का सरफेस है उसके बीच में क्या है, एंगल 0। ये मेरी बॉडी की सरफेस हो गई और ये मेरी हो गई क्या बच्चों, ट्रांसवर्स प्लेन हो गई। तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या है, 0 है। अब ये मेरा सपोज करो ये मेरा बॉडी है और ये मेरी जो ट्रांसवर्स प्लेन है उसको मैं थोड़ा अपलिफ्ट कर दूं या डाउनवर्ड कर दूं। क्या कर दूं बच्चों, इसको थोड़ा ऊपर कर दूं या नीचे कर दूं। तो ऊपर नीचे करने से क्या बन रहा है, एक एंगल बन रहा है। अब देखिए ये क्या बन रहा है बच्चों, मेरे दोनों हाथों के बीच में एक एंगल बन रहा है। ठीक, तो जब भी कोई भी प्लेन मेरे बॉडी से एक एंगल बनाएगी, मेरे बॉडी के एक सरफेस से एंगल बनाएगी, तो वो क्या हो जाएगा, ऑब्लिक प्लेन हो जाएगा। ठीक, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, ऑब्लिक प्लेन बोलेंगे। तो जैसे मेरी ये बॉडी है इसके एंगल पे फॉर्म कर रही है, तो ये बॉडी का सरफेस सपोज करिए हो गया, ये क्या हो गया बच्चों, सरफेस हो गया। ठीक, और ये मेरा प्लेन हो गया, कौन सा प्लेन, ऑब्लिक प्लेन हो गया। तो इसके बीच में ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है बच्चों, ये क्या हो गया, एक एंगल हो गया ना। तो जब एंगल बनेगा तो वो क्या हो जाएगा, ऑब्लिक प्लेन हो जाएगा। ठीक, अब इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, इसका यूज बच्चों हम देख सकते हैं जो हमारे यूजफुल कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि जॉइंट होते हैं, मसल्स होते हैं, उनकी स्टडी में वर्क किया जाता है कि जो हमारे जॉइंट्स होते हैं उनका एंगल्स क्या है, हमारे मसल्स होते हैं वो किस एंगल पर उनका इंसर्शन हो रहा है, किस एंगल पे ओरिजिन हो रहा है, या कितने एंगल तक उनका मूवमेंट होता है, जो रेंज ऑफ मोशन होता है बॉडी का, हम इसी रेफरेंस में देखते हैं। इनका क्लिनिकल यूज क्या होता है, ऑर्थोपेडिक इमेजिंग
ट्रामा इवेल्युएशन। ऑर्थोपेडिक इमेजिंग का मतलब क्या हो गया बच्चों, जो हमारी बोन्स होती हैं, कार्टिलेज होती हैं, टेंडन्स होती हैं, इनका जब हम इमेजिंग करते हैं, ठीक, क्या करते हैं, इमेजिंग करते हैं, तो क्या देखा जाता है, इसका यूज किया जाता है, ऑब्लिक प्लेन्स के यूज किया जाता है। और फिर क्या हो गया, ट्रामा इवेल्युएशन। ट्रामा इवेल्युएशन का मतलब क्या हो गया बच्चों, सपोज करिए कोई पर्सन है, उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होके जब वो ट्रॉमा में पहुंचेगा, ट्रॉमा क्या होता है, जहाँ पर इमरजेंसी केयर दिए जाते हैं किसी भी पेशेंट को बच्चों, ठीक, आपके हॉस्पिटल में या क्लिनिकल साइड में जाएंगे तो ट्रॉमा सेंटर होते हैं बच्चों, ठीक, वहाँ पर क्या होता है, इमरजेंसी केयर दिया जा सकता है। तो ट्रॉमा इवेल्युएशन में ये प्लेन्स का यूज होता है, या इसका हम यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, सपोज करिए कोई आया बंदा जिसका एक्सीडेंट हुआ, अब उसका आप सपोज करिए उसके हैंड में फ्रैक्चर हो गया, तो हैंड में जब फ्रैक्चर हो जाएगा बच्चों, तो उसका क्या होगा, मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो वो कितने एंगल तक या कितना रेंज ऑफ मोशन है उसके बॉडी का, उस बेसिस पे हम उसके सीवियरिटी को या उसके कितना चोट लगा उसको या उसका एक्सटेंट क्या है सीवियरिटी का, उसको हम डिफाइन करते हैं। तो ये हमारे ऑब्लिक प्लेन का यूज होता है। तो अब तक हमने कितने प्लेन्स के बारे में बात कर लिया, अब तक हमने सजाइटल प्लेन के बारे में बात किया, कोरोनल प्लेन के बारे में बात किया, ट्रांसवर्स प्लेन के बारे में बात किया, ऑब्लिक प्लेन के बारे में बात किया, और एक प्लेन और क्या बचा बच्चों, पैरासजाइटल प्लेन या पैरामीडियल प्लेन के बारे में बात कर लिया है। आगे देखते हैं क्या है। अब देखिए यहाँ एक इमेज में मैंने सारे प्लेन्स दिखा दिए हैं कि कितने टाइप के प्लेन्स हो सकते हैं बच्चों, ठीक। तो जो बॉडी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे वो कौन सा प्लेन, मीडियन प्लेन। कौन सा प्लेन बच्चों, मीडियन प्लेन। जो बॉडी को दो अनइक्वल पार्ट में डिवाइड करे वो पैरासजाइटल प्लेन, पैरासजाइटल प्लेन। जो बॉडी को किसी एंगल पे डिवाइड करे, मतलब बॉडी के सरफेस से कोई एंगल बनाए, वो मेरा ऑब्लिक प्लेन, ठीक। और जो बॉडी से 0 डिग्री का एंगल बनाए, कौन सा बच्चों, 0 डिग्री का एंगल बनाए बॉडी के किसी भी प्लेन से, वो कौन सा प्लेन हो गया हमारा, वो हो गया हमारा ट्रांसवर्स प्लेन, ठीक। और जो हमारे बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड करे, किसमें, एंटीरियर और पोस्टीरियर में, वो हमारा फ्रंटल प्लेन या फिर कोरोनल प्लेन। क्या बोलते हैं उसको, कोरोनल प्लेन, ठीक। तो इस तरह से हमारे बॉडी के ये 4 मेजर प्लेन्स होते हैं, 4 मेजर प्लेन होते हैं। और भी प्लेन्स होते हैं, उनको हम आगे के लेक्चर्स में, आगे कोई भी चैप्टर आएगा जहाँ पर मुझे यूज लगेगा उसके साथ में डिस्कस करता रहूँगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब इनका इम्पोर्टेंस क्या है मेडिकल प्रैक्टिस में, जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड्स में, प्रीवियस कुछ जगहों पे डिस्कस किया, क्या क्या हो सकता है, इमेजिंग में यूज हो सकता है। इमेजिंग में क्या क्या आता है, सीटी, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड या फिर एक्सरे बच्चों, ठीक। तो ये हमारी इमेजिंग कुछ टेक्नोलॉजीज होती हैं जहाँ पे इन प्लेन्स का यूज किया जाता है। फिर सर्जिकल अप्रोचेस में जो हमारे बॉडी की सर्जरी होती हैं, जैसे हमारी जितनी भी परक्यूटेनियस सर्जरियाँ होती हैं बच्चों, क्या होती हैं, परक्यूटेनियस। परक्यूटेनियस का मतलब क्या होता है बच्चों, जहाँ पर बॉडी को कट ओपन किया जाता है, ठीक। अब देखिए सर्जरी भी दो टाइप की होती है, एक होती है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, एक होती है परक्यूटेनियस सर्जरी। लेप्रोस्कोपिक में क्या किया जाता है, बॉडी में कट नहीं लगाए जाते, कुछ होल्स बनाए जाते हैं जिसके थ्रू हम टेलीस्कोप डाल के या फिर हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसको डाल के हम बॉडी की सर्जरी करते हैं, ठीक। अब परक्यूटेनियस सर्जरी में क्या होता है, सपोज करिए ये हमारा कोई बॉडी का पार्ट है, उसमें हम कट बनाते हैं, डायरेक्ट बॉडी में कट बनाते हैं, एक हॉरिजेंटल या ट्रांसवर्स या ऑब्लिक कट मारते हैं, जिसके थ्रू हम बॉडी के ऑर्गन को एक्सेस करते हैं, या बॉडी में जो भी एनॉमलीज होती हैं, ट्यूमर्स होते हैं, या कुछ भी बॉडी में कोई भी एनॉमलीज है उसकी हम सर्जरी करते हैं। तो परक्यूटेनियस सर्जरी में हमारे प्लेन्स का यूज होता है। फिजिकल एग्जामिनेशन में भी यूज होता है। अब देखिए फिजिकल एग्जामिनेशन में कैसे यूज होता है, जब आप फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, आपने क्लिनिकल पोस्टिंग के दौरान या आपने प्रैक्टिकल के दौरान या आपने किसी भी जगह पे जाएंगे, आप जॉब में जाएंगे या कुछ भी करेंगे, तो क्या करेंगे, आप फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। तो आप फिजिकल एग्जामिनेशन में थोड़ी ना ऐसे कुछ उसके स्टैंडर्ड टर्म होते हैं कि हमारे बॉडी में
कि जो भी फाइंडिंग आप देख रहे हैं, जिसका भी आप फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं, तो जब आप उसका करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन, तो उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड टर्म होने चाहिए। तो ये टर्म्स का यूज किया जाता है वहाँ पे जब आप फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हों एजुकेशन एंड रिसर्च में। अब ये तो ऑब्वियस सी बात है कि आप एजुकेशनल पर्पज़ और रिसर्च पर्पज़ के लिए इनका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या क्या हो गए बच्चों, जैसे सजाइटल प्लेन ब्रेन इमेजिंग में, कोरोनल प्लेन चेस्ट एंड एब्डोमेन में यूज किया जाता है, ट्रांसवर्स प्लेन सेक्शनल ऑर्गन्स में बच्चों। ठीक, अब ये देखिए क्या होता है कि ट्रांसवर्स प्लेन क्रॉस सेक्शनल ऑर्गन में स्टडी के लिए कैसे यूज किया जाता है। ठीक, अब सपोज करिए ये हमारा आम हो गया। ठीक ठीक, ये क्या हो गया, हमारा आम हो गया। ठीक, तो अब इसके अंदर कई तरह के स्ट्रक्चर पाए जाएंगे। इसमें कुछ बोन्स होंगी, कुछ मसल्स होंगे। ठीक, क्या होंगे, कुछ मसल्स भी होंगे, ब्लड वेसल्स भी होंगी। ठीक, क्या होंगी बच्चों, ब्लड वेसल्स भी होंगी, कुछ नर्व्स भी होंगे। क्या होंगे, नर्व्स भी पाए जाएंगे। तो अब इन सबको हम कैसे स्टडी करेंगे, ऐसे बाहर से तो पढ़ नहीं सकते हैं। अब इनको पढ़ने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको डाइसेक्ट करना होगा या कट करना होगा। तो जब हम इसको कट करेंगे बच्चों, तो कैसा स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, एक ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक, ये क्या हो गया, मेरे फोर आर्म का या बॉडी के किसी पार्ट का एक क्रॉस सेक्शनल स्ट्रक्चर हुआ। क्रॉस सेक्शनल मतलब हम इसको ऐसे व्यू में देख रहे हैं, ये मेरा हाथ है, इसको मैं कट करूंगा तो जो सामने आपको दिखेगा, कट करने के बाद जो सरफेस दिखेगा वो क्या हो गया, क्रॉस सेक्शनल व्यू हो गया। तो क्रॉस सेक्शनल व्यू में हमें क्या दिखेगा, बोन भी दिखेगा, हमें ब्लड वेसल्स भी दिखेंगी पतली पतली, हमें वहाँ मसल्स भी दिखेंगे, जो मसल्स के बंडल्स होते हैं बच्चों वो भी दिखेंगे। ठीक, तो इस तरह से इस प्लेन की स्टडी मतलब क्रॉस सेक्शनल ऑर्गन्स की स्टडी में हेल्प करता है। ठीक, ये हमारा जो ट्रांसवर्स प्लेन होता है। ऑब्लिक शोल्डर एंड नी जॉइंट्स, जो हमारे शोल्डर और नी जॉइंट्स होते हैं उनको समझने में, उनको स्टडी करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब हम देखते हैं समरी। क्या जो अब देखिए यहाँ कंप्लीट होता है हमारा प्लेन्स। हमने कितने प्लेन्स पढ़े हैं, 4 प्लेन्स पढ़े। उनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, उनका एप्लीकेशंस क्या होता है रियल लाइफ में, उनका क्लिनिकल में क्या स्टडी है, उनका रिसर्च में क्या स्टडी है, ये सब चीज़ें हम देख सकते हैं। तो एक बार समरी देखते हैं। एनाटॉमिकल प्लेन आर वाइटल फॉर अंडरस्टैंडिंग ओरिएंटेशन। जो हमारे एनाटॉमिकल प्लेन्स होते हैं वो हमारे बॉडी के ओरिएंटेशन को समझने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट्स होते हैं। ठीक, फिर दूसरा होता है मेन प्लेन्स। 4 मेन प्लेन्स होते हैं, कौन कौन से बच्चों, सजाइटल प्लेन, कोरोनल प्लेन, ट्रांसवर्स और ऑब्लिक। इसेंशियल इन डायग्नोस्टिक्स, ट्रीटमेंट एंड टीचिंग एनाटमी। अब इनका क्या यूज होता है, ये इसेंशियल होते हैं किसके लिए, डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए। सपोज करिए कोई भी पेशेंट है, उसका हमें डायग्नोसिस बनाना है, तो ये प्लेन्स हमें मदद करते हैं उसका डायग्नोसिस फॉर्म करने में। दूसरा है ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट में भी हेल्प करते हैं। तीसरा बच्चों टीचिंग एनाटमी, ऑब्वियस सी बात है हम एनाटमी पढ़ रहे हैं तो हमें एनाटमी में भी हेल्प कर रहे होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमारा प्लेन्स खत्म होता है बच्चों। ठीक, हमारा प्लेन्स यहाँ पे ख़त्म होता है। हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया पोजीशंस क्या क्या होते हैं, मूवमेंट्स क्या क्या होते हैं, नहीं सॉरी, पोजीशंस और प्लेन्स के बारे में हमने पढ़ लिया, और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी के बारे में पढ़ लिया। ठीक, अब हम पढ़ने वाले हैं मूवमेंट्स के बारे में बच्चों। ठीक, हमारे बॉडी में मूवमेंट्स कितने टाइप के होते हैं। ठीक, अब मेन चीज़ मूवमेंट होता क्या है बच्चों। अब देखिए मूवमेंट का मतलब होता है किसी भी ऑर्गन का या किसी भी बॉडी का या किसी भी बॉडी के एक जॉइंट का मूवमेंट होना। मतलब मूवमेंट का मतलब क्या हो गया, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और यहीं से जो मैं कर रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि मैं यहाँ खड़ा हूँ यहाँ चला गया, तो ये मूवमेंट नहीं हो गया, ये कुछ और हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक, मूवमेंट्स हम क्या करते हैं, एक जगह पर खड़ा होकर करते हैं। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं अपना हाथ हिला रहा हूँ, मैं अपना सर हिला रहा हूँ, मैं अपना ट्रंक हिला रहा हूँ, या फिर मैं अपना पैर ऐसे इस तरफ करूँ, लेफ्ट करूँ, राइट करूँ, तो ये क्या हो गए बच्चों, मूवमेंट्स हो गए। अब इन मूवमेंट्स को देखने का एक स्टैंडर्ड होता है। ठीक, अब मूवमेंट का मतलब ये नहीं हो गया कि कोई पर्सन बैठा है और वो अपना हाथ हिला रहा है, सर हिला रहा है, तो वो मूवमेंट अलग हो जाएगा। तो मूवमेंट्स की स्टडी करने के लिए एक स्टैंडर्ड पोजीशन डिसाइड किया गया है, उसको हम बोलते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन। और वो पोजीशन होता क्या बच्चों, वो पोजीशन होता है सुपाइन। सुपाइन पोजीशन का मतलब क्या हो गया कि मैं इरेक्ट खड़ा हूँ। इरेक्ट मतलब क्या होता है बच्चों, सीधा खड़ा हूँ, और मेरे जो पाम हैं वो
फॉरवर्ड फेस कर रहे हैं, मतलब ये मेरे पाम जो हैं वो आगे की तरफ खुले हुए हैं और मेरी आंख जो है वो फ्रंट सामने देख रही है, और मेरा सर, शोल्डर और बटक या ऑसिपिट जो है एक स्ट्रेट लाइन में, और मेरे फिट जो हैं वो आपस में क्लोज हैं या जुड़े हुए हैं। तो ये मेरा एक एनाटॉमिकल पोजीशन हो गया जिसको हम सुपाइन भी कह सकते हैं, ठीक। तो इसी स्टैंडर्ड या इसी पोजीशन के रिलेशन में हम जितने भी मूवमेंट्स पढ़ने वाले हैं, ठीक। समझ में आया कि हम मूवमेंट पढ़ेंगे कैसे। मूवमेंट्स का मतलब जो हमारा बॉडी है, ठीक, वो सीधे खड़ी हुई है। अब कुछ इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, उसको मैं मेंशन कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक। जो पर्सन है वो क्या होना चाहिए, इरेक्ट होना चाहिए बच्चों। क्या होना चाहिए, इरेक्ट होना चाहिए। आई जो होनी चाहिए उसकी फॉरवर्ड होनी चाहिए, मतलब आगे की तरफ देख रहा हो, ठीक। और फिट, जो फिट हैं उसके या फुट हैं वो क्या होने चाहिए, क्लोज होने चाहिए और अलाइंड होने चाहिए बच्चों। क्या होने चाहिए, अलाइंड होने चाहिए, ठीक। तो ये हो गया कुछ। और जो हेड है वो स्ट्रेट होने चाहिए, ठीक। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं और इन्हीं को हम मिला के बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सुपाइन पोजीशन बोलते हैं, ठीक। तो इसी के रेफरेंस में हम जितने भी मूवमेंट्स पढ़ने वाले हैं। अब मूवमेंट होता है क्या बच्चों, मूवमेंट आर प्रोड्यूस एट जॉइंट्स बाय द कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स। अब मूवमेंट होता कैसे है बच्चों, मूवमेंट होता है मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के। अब देखिए, मुझे सपोज करिए मुझे अपना बाइसेप फ्लेक्स करना है, तो बाइसेप फ्लेक्स करने के लिए इसमें मेरी जो बाइसेप्स की कुछ मसल्स हैं, जितने भी मेरे बाइसेप्स के क्या हैं, हेड्स हैं, लॉन्ग हेड हो गया, शॉर्ट हेड हो गया, मीडियल हेड हो गया या मीडियम हेड हो गया, ये क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। और साथ ही साथ मेरे जो ट्राइसेप्स का लॉन्ग हेड है, शॉर्ट हेड है, वो क्या कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है। तो ये साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से मेरे इस जॉइंट पे, कौन से जॉइंट पे, एल्बो जॉइंट पे क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और रिलैक्सेशन हो रहा है। तो ये क्या कर रहा है, एक मूवमेंट पैदा कर रहा है बच्चों, ठीक। तो मूवमेंट होता कैसे है, मूवमेंट आर प्रोड्यूस्ड एट जॉइंट्स बाय द कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स, ठीक। मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से क्या हो रहा है, मूवमेंट्स हो रहा है। They are described with the reference to the anatomical position, standing erect, face forward, arm at side, palm facing forward। तो ये पूरा मिला के इसको क्या बोलेंगे बच्चों, हम बोलेंगे सुपाइन, ठीक। इसी सुपाइन पोजीशन में जितने भी मूवमेंट्स होते हैं हम डिफाइन करते हैं, ठीक। अब देखिए, मूवमेंट कैन बी क्लासिफाइड एज ए बेसिक एंगुलर मूवमेंट, रोटेशनल मूवमेंट्स, स्पेशल मूवमेंट एंड सरकमडक्शन, ठीक। अब मूवमेंट को हम बेसिकली इतने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारा एंगुलर मूवमेंट हो गया, हमारे बॉडी का मीडियन प्लेन से या हमारे बॉडी के किसी भी प्लेन्स में किसी भी एंगल में मूवमेंट हो रहा है, ठीक। ये मेरा क्या हो गया, किसी एंगल में मूवमेंट हो रहा है, मेरे प्लेन से, मीडियल प्लेन से कुछ एंगल बन रहा है, तो ये क्या हो गया, एंगुलर मूवमेंट हो गया। दूसरा हो गया बच्चों रोटेशनल, ठीक। क्या हो गया, रोटेशनल हो गया। ये मेरी बॉडी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। ये जो मैं मूवमेंट कर रहा हूँ ये क्या कर रहा हूँ, रोटेशन कर रहा हूँ, ठीक। तो ये रोटेशनल मूवमेंट हो गया। फिर आता है हमारे कुछ स्पेशल मूवमेंट होते हैं और सरकमडक्शन। सरकमडक्शन में क्या होता है बच्चों, एक साथ कई मूवमेंट्स देखे जाते हैं, मतलब एक साथ सपोज करिए बॉडी हमारी कई मूवमेंट्स कर रही है, तो वो क्या हो गया, सरकमडक्शन हो गया। अब हम आगे देखते हैं कि मूवमेंट्स होते हैं कितने टाइप के हैं। तो सबसे पहला हो गया बच्चों मेरा फ्लेक्शन। फ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, फ्लेक्शन का मतलब होता है जब हम बॉडी के दो सिमिलर सरफेसेस को, क्या, दो सिमिलर सरफेसेस को आपस में क्या लाते हैं, अप्रॉक्सीमेशन में लाते हैं, तो वो क्या हो जाता है बच्चों, फ्लेक्शन हो जाता है। मतलब क्या हो गया इसका, सपोज करिए ये मेरा बॉडी का एक सरफेस हो गया और एक सरफेस ये हो गया। अब ये आपस में क्या है, एक सिमिलर सरफेस हो गया ना, जो मेरे बाइसेप्स पे स्किन है, जो मेरे फोर आर्म पे स्किन है, ये क्या हो गई, एक सिमिलर सरफेस में है। तो जब ये दोनों सरफेस आपस में एक पास आ रही हो, क्या आ रही हो बच्चों, एक पास आ रही हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फ्लेक्शन बोलेंगे, ठीक। बॉडी के दो सिमिलर सरफेसेस जब एक पास आती हैं, एक साथ आती हैं, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, फ्लेक्शन बोल देते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल ये हो गया फ्लेक्शन, दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है, मेरा एब्डोमेन है, चेस्ट है, इसको मैं आपस में ऐसे बेंड होके टच करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरा चेस्ट और जो मेरा
क्या है, मेरा एब्डोमेन है। इसको जब मैं आपस में टच करने की कोशिश कर रहा हूँ, ट्रंक को और एब्डोमेन को मैं फ्लेक्स कर रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, एक फ्लेक्शन मूवमेंट हो गया। अब इसको एक तरह से और हम देख सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, एंगल को कम कर रहे हैं। मतलब ये सपोज करिए अभी कितने डिग्री में है, 180 डिग्री में है। मेरे बाइसेप्स से और मेरे फोर आर्म में कितना डिग्री का एंगल है, 180 डिग्री का एंगल। तो इस एंगल को जब मैं कम कर रहा हूँ, ये क्या हो गया, कम हो गया, ठीक, धीरे धीरे कम हो गया। तो ये क्या हो गया, ये भी एक फ्लेक्शन मूवमेंट हो गया। मतलब हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि दो सिमिलर सर्फेसेस को पास लाना या दो सिमिलर सर्फेसेस के बीच में एंगल को कम करना फ्लेक्शन कहलाता है। अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। बेंडिंग मूवमेंट दैट डिक्रीजेस द एंगल बिटवीन टू बॉडी पार्ट्स प्लेन यूजली इन द सजाइटल प्लेन। ठीक, अब ऐसा बेंडिंग मूवमेंट जो दो बॉडी पार्ट्स के बीच में एंगल को कम कर रहा होता है या दो सिमिलर सरफेसेस के बीच में एंगल्स को कम कर रहा होता है, उसको हम फ्लेक्शन कह सकते हैं। अब यहाँ पर आप एग्जांपल देखेंगे फिगर में कि फ्लेक्शन होता है क्या बच्चों। अब देखिए, जो ये पर्सन यहाँ पर लेटा हुआ है, उसका थाई का जो पोस्टीरियर सरफेस है बच्चों, ठीक, क्या है बच्चों, ये थाई का जो हमारा ये पोस्टीरियर सरफेस है, और जो हमारा टिबिया या हम लोअर फुट बोल सकते हैं, उसका जो पोस्टीरियर सरफेस है, उसके बीच में क्या हो रहा है, एंगल कम हो रहा है। अगर कोई पर्सन स्ट्रेट खड़ा रहेगा तो उसका जो थाई है और उसका जो लोअर फिट है बच्चों, उसके बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री का है। अभी कितना है, 180 डिग्री का। लेकिन जब वो इसको फ्लेक्स करेगा, ठीक, क्या करेगा, ऐसे मोड़ेगा तो एंगल कम हो जाएगा ना। तो ये एक फ्लेक्शन का एग्जाम्पल हो गया। दूसरे भी इमेज में वही दिखाया गया है। ठीक, एग्जाम्पल्स में क्या क्या है, फ्लेक्शन ऑफ एल्बो, जो मैं ये कर रहा था, ठीक, ये क्या हो गया, फ्लेक्शन ऑफ एल्बो हो गया। ये हमारा ब्रिंग फोर आर्म टुवर्ड्स आर्म, फोर आर्म को मेरे आर्म की तरफ ले जाना, क्या हो गया, फ्लेक्शन ऑफ एल्बो। दूसरा क्या हो गया, फ्लेक्शन ऑफ नी, जो इस इमेज में दिखाया गया। ठीक, क्या दिखाया गया, इस इमेज में दिखाया गया। तो ये मेरा फ्लेक्शन ऑफ नी हो गया। या फिर फ्लेक्शन ऑफ फिंगर, मैं ये जो फिंगर मेरी दिख रही है, इसको मैं आपस में जोड़ रहा हूँ। ठीक, क्या कर रहा हूँ, ये सरफेस सेम हो गया, ये सरफेस सेम हो गया, इनको आपस में जोड़ना क्या हो गया, फ्लेक्शन हो गया। ठीक, हम जब फिस्ट बनाते हैं तो कौन सा मूवमेंट करते हैं बच्चों, फ्लेक्शन करते हैं। अब ये किसके रेफरेंस में देखा गया, सजाइटल प्लेन के रेफरेंस में देखा गया। ये मेरा प्लेन है, इसके मूवमेंट, ठीक, ये किसके रेफरेंस में है, सजाइटल प्लेन के रेफरेंस में है। ठीक, तो ये हो गया। अब इसमें फॉरवर्ड बेंडिंग ऑफ ट्रंक, जो मैंने बताया कि जो मेरा ट्रंक है उसको मैं बेंड कर रहा हूँ, मैं आगे की तरफ ऐसे झुक रहा हूँ। ठीक, क्या कर रहा हूँ, आगे की तरफ झुक रहा हूँ। तो ये मेरा क्या हो गया, ये भी एक एग्जांपल हो गया फ्लेक्शन का। अब इसमें मसल्स कौन कौन सी यूज हो रही हैं, जब मैं अपने आर्म का मूवमेंट फ्लेक्शन कर रहा हूँ तो उसमें बाइसेप्स ब्रेकियाई और एल्बो फ्लेक्शन में यूज हो रही है। हैमस्ट्रिंग मसल्स यूज हो रही है हमारे नी फ्लेक्शन में। ठीक, हम मसल्स आगे पढ़ेंगे कि हमारे बॉडी में कौन से मसल्स कहाँ पाए जाते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है, और ओरिएंटेशन, इंसर्शन, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, इन सब चीज़ों को हम आगे के लेक्चर में अपने स्केलेटल सिस्टम में पढ़ने वाले हैं। जब हम ट्रंक फ्लेक्शन कर रहे हो तो वहाँ पे कौन से मसल्स यूज हो रहे होते हैं, रेक्टस एब्डोमिनस। क्या यूज हो रहे थे बच्चों, रेक्टस एब्डोमिनस यूज हो रहे होते हैं। ठीक, तो इस तरह से मूवमेंट फ्लेक्शन को हम डिफाइन करते हैं। अब देखिए इनका यूज कहाँ होता है बच्चों, अब यूज होता है फिजिकल एग्जामिनेशन में। ठीक, जब आप किसी भी पर्सन का या किसी भी पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो आप सपोज करिए पेशेंट से तो बोल देंगे कि हाथ मोड़ो, हाथ सीधा करो या ऐसे करो, लेकिन जब आप उस चीज़ को डॉक्यूमेंट करेंगे ऑफिशियली कहीं मतलब जो पेशेंट का बीएसटी होता है उस पर लिखेंगे, तो अब ऐसा थोड़ी ना लिख देंगे कि हाथ मोड़ा है, हाथ नहीं मोड़ रहा है। लिखेंगे ना कि फ्लेक्शन प्रेजेंट है या फ्लेक्शन अब्सेंट है, या फ्लेक्शन क्या है बच्चों, डिक्रीज है, कितना फ्लेक्शन हो रहा है, कितना फ्लेक्शन नहीं हो रहा है। तो आप इस ऑफिशियल या एक स्ट्रक्चर्ड या स्टैंडर्ड लैंग्वेज में उस चीज़ को लिखेंगे, तो वहाँ पर ये यूज होता है। ठीक, अब हम नेक्स्ट मूवमेंट देखते हैं। नेक्स्ट मूवमेंट हमारा हो गया एक्सटेंशन। ये फ्लेक्शन का जस्ट अपोजिट होता है। क्या होता है बच्चों, फ्लेक्शन का जस्ट अपोजिट होता है। फ्लेक्शन में हम क्या कर रहे थे, फ्लेक्शन में हम दो बॉडी सरफेस या दो सिमिलर बॉडी सरफेस को आपस में ला रहे थे, अप्रॉक्सीमेशन में ला रहे थे, या उन दोनों सरफेस के बीच में एंगल को कम कर रहे थे। लेकिन इसमें एक्सटेंशन में क्या होता है, एक्सटेंशन में क्या होता है, हम एंगल बढ़ाते हैं। क्या बढ़ाते हैं, एंगल बढ़ाते हैं। सपोज करिए मेरा हाथ ये नॉर्मली है, ठीक, नॉर्मली मेरा हाथ ऐसे रहता है, लेकिन मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ और एक्सटेंड कर रहा हूँ, मतलब इसके
ये जो मेरा एल्बो जॉइंट है इसको मैं और फ्लेक्स मतलब और एक्सटेंड कर रहा हूँ, ठीक। तो क्या हो रहा है, एंगल और बढ़ रहा है ना, नॉर्मली 180 डिग्री है, लेकिन मैं इसको और बढ़ा दे रहा हूँ, ठीक, ये मैं और कर दे रहा हूँ, ठीक। तो ये मेरा क्या हो गया, एक्सटेंशन हो गया। आप फिगर में जैसे देखिएगा, ठीक, ये मेरा फ्लेक्शन हो गया। आप जब ये एक सपोज करिए कोई पर्सन है, ये नॉर्मली ऐसे खड़ा है, ठीक, लेकिन जब ये आगे आया तो फ्लेक्शन हो गया, लेकिन जब बैक उसी पोजीशन में जा रहा है वो एक्सटेंशन हो गया, या फिर नॉर्मल पोजीशन से जब और पीछे चला गया क्या हो गया, हाइपर एक्सटेंशन हो गया। बोलेंगे जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये मैंने जो किया ये फ्लेक्शन हो गया, अब मैं सरफेस एंगल को बढ़ा रहा हूँ, एक्सटेंशन हो गया, लेकिन मैं और झुक गया, ऐसे हो गया, तो ये क्या हो गया, हाइपर एक्सटेंशन हो गया, एंगल और बढ़ गया। एंगल यहाँ से देखिए आप, ये एंगल कम है और ये एंगल और ज़्यादा है, लेकिन जब आप इस एंगल को देखेंगे तो ये और ज़्यादा हो गया, ये 180 डिग्री से भी अबव हो गया, ठीक। तो एंगल के उसमें देखेंगे तो हाइपर एक्सटेंशन, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, ठीक। स्ट्रेटनिंग मूवमेंट दैट इंक्रीज द एंगल बिटवीन द बॉडी पार्ट्स, प्लेन, सजाइटल प्लेन अपोजिट ऑफ द फ्लेक्शन, ठीक। अब इसका मतलब क्या हो गया, ऐसा मूवमेंट जो क्या कर रहा है, दो सरफेस के बीच में एंगल को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा होता है, ठीक। नॉर्मली एंगल कम है, ऐसे किया, इसको क्या बोलेंगे, एक्सटेंशन बोलेंगे। मेरी बॉडी फ्लेक्स थी, मेरा बाइसेप्स आर्म फ्लेक्स था, मैंने इसको सीधा किया, ये क्या हो गया, एक्सटेंशन, ऐसे मैंने किया, ये हो गया फ्लेक्शन, ठीक। तो क्या हो रहा है, एंगल बढ़ रहा है, ठीक। किसके रेफरेंस में देखते हैं, सजाइटल प्लेन के रेफरेंस में। इस क्या किसका अपोजिट होता है, फ्लेक्शन का जस्ट अपोजिट होता है। एग्जाम्पल क्या क्या हो गए, एक्सटेंशन ऑफ एल्बो, स्ट्रेटनिंग फोर आर्म, हम अपने फोर आर्म को सीधा कर रहे हैं, ये हो गया हमारा एक्सटेंशन ऑफ एल्बो। दूसरा क्या हो गया, एक्सटेंशन ऑफ नी, जैसे हमने नी को मोड़ा था उसी तरह हम जब नी को सीधा करते हैं तो क्या हो गया, वो हमारा एक्सटेंशन हो गया। बैकवर्ड बेंडिंग ऑफ ट्रंक, हम क्या करते हैं जब अपने ट्रंक को बैकवर्ड बेंड करते हैं या फिर हम फ्लेक्स पोजीशन में हैं उसको हम सीधा होते हैं तो क्या हो गया, वो हमारा बेंडिंग हो गया ट्रंक का। वो अब यहाँ मसल कौन कौन सी यूज होती हैं, ट्राइसेप्स ब्रेकियाई एल्बो एक्सटेंशन में, क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस नी एक्सटेंशन में, इरेक्टस इरेक्टर स्पाइनस ट्रंक एक्सटेंशन में, इतनी मसल्स यूज हो रही होती हैं। आप बस नाम जान लीजिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मसल्स आपको पता ही होनी चाहिए। आप नेक्स्ट लेक्चर में या हमारे आने वाले कुछ लेक्चर्स में मसल्स और स्केलेटल सिस्टम के बारे में भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों अबडक्शन। अबडक्शन क्या होता है, अबडक्शन का मतलब होता है कि हम बॉडी को अब मतलब अबडक्शन का मतलब जैसे अब सब्सट्रैक्शन से देख सकते हैं, मतलब किसी चीज़ को घटाना, मतलब अपने बॉडी के प्लेन से किसी चीज़ को दूर ले जाना, ठीक, क्या ले जाना, दूर ले जाना, ये हो गया अबडक्शन मूवमेंट, ठीक। हम जब भी अपने मीडियल लाइन से, मीडियल लाइन क्या होती है बच्चों, जो हमारे बॉडी के एकदम मिड से पास होती है, ठीक, मेरे बॉडी के एकदम मिड से जो लाइन पास हो रही है उससे जब भी हम किसी चीज़ को दूर ले जाते हैं, क्या करते हैं, दूर ले जाते हैं, तो हमारा क्या हो गया, अबडक्शन हो गया। अबडक्शन को हम सब्सट्रैक्शन या घटाना भी, मतलब किसी चीज़ को हम दूर ले जा रहे हैं तो हमारे बॉडी से समझ लो कि घट रही है, ठीक, तो उसको हम अबडक्शन बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट अवे फ्रॉम द मिड लाइन, मिड लाइन से या प्लेन, प्लेन में देखेंगे तो फ्रंटल प्लेन या कोरोनल प्लेन का यूज होता है, मतलब जो मेरी मिड लाइन है उससे मैं किसी भी बॉडी पार्ट को दूर लेके जा रहा हूँ तो मेरा क्या हो जाएगा, अबडक्शन हो जाएगा। एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं, रेजिंग आर्म साइडवेज अवे फ्रॉम ट्रंक, मूविंग लेग लेटरली अवे फ्रॉम द मिड लाइन। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, सपोज करो मैं ऐसे खड़ा हूँ, ठीक, तो जब मैं अपने हाथ को ऐसे ले जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, अपने हाथ को ऐसे ले जा रहा हूँ, तो ये क्या हो गया बच्चों, अबडक्शन हो गया। जैसे यहाँ फिगर में दिखाया गया है कि एक कोई ये पर्सन है वो ऐसे खड़ा है, ठीक, नॉर्मली ऐसे खड़ा है, लेकिन जब ये अपने हाथ को इस तरफ ले जा रहा है और दूसरे हाथ को इस तरफ ले जा रहा है, तो जो ये मूवमेंट कर रहा है बच्चों ना, इसका मतलब क्या हो गया, अबडक्शन हो गया। और दूसरा एग्जांपल क्या है बच्चों, लेटरली अवे फ्रॉम द मिड लाइन, हम अपने लेग को मतलब, अब लेटरल क्या होता है बच्चों, लेटरल वही होता है जो मेरे मिड लाइन से दूर होगा, ठीक, मिड लाइन ये है जो इस तरफ या इस तरफ होगा बच्चों, वो मेरा क्या हो गया, लेटरल हो गया। तो जब हम अपने लेग को किसी लेटरल साइड में, मतलब चाहे इस साइड ले जा रहे हैं, सपोज करिए ये मेरा लेग है, अगर मैं इसको इस तरफ ले जा रहा हूँ या फिर इस तरफ ले जा रहा हूँ, तो ये क्या हो गया बच्चों, लेटरल मूवमेंट हो गया किसका, मेरे लेग का, और इसको हम क्या कह सकते हैं, एबडक्शन भी कह सकते हैं।
यह स्प्रेडिंग फिंगर एक्सेप्ट मिडिल फिंगर विच इज रेफरेंस लाइन। अब देखिए क्या करते हैं, ये सपोज करो मेरा पाम है, जब मैं अपने फिंगर्स को क्या करता हूँ ऐसे खोलता हूँ, क्या करता हूँ खोलता हूँ, ठीक। तो ये क्या हो रहे हैं, खुल रहे हैं, मतलब ये लेटरल साइड मूव कर रहे हैं, और ये जो मेरी मिडिल फिंगर है वो क्या कर रही है, एक रेफरेंस की तरह काम कर रही है, ठीक। सपोज करो ये मेरा पाम है, इस पाम को जब मैं खोल रहा हूँ तो क्या हो रहा है, ये मिड लाइन को समझो ये रेफरेंस पॉइंट है। अब ये इस रेफरेंस पॉइंट से चीज़ें दूर जा रही हैं, ठीक। क्या जा रही हैं बच्चों, दूर जा रही हैं। तो दूर जा रही है मतलब अबडक्शन कम हो रहा है, घट रहा है, ठीक। तो ये मेरा क्या हो गया, अबडक्शन मूवमेंट हो गया। जब हम अपने फिंगर को खोलते हैं और जब और ये मिड मतलब जो मिडिल फिंगर है वो रेफरेंस पॉइंट की तरह काम कर रही है, तो ये मेरा अबडक्शन मूवमेंट हो गया। इसी तरह सेम इस हैंड का भी होता है, ठीक। इसमें मसल्स कौन कौन सी यूज हो रही हैं, जैसे डेल्टॉइड आर्म में यूज हो रही है, ग्लूटियस मैक्सिमस हिप एबडक्शन में यूज हो रही है। तो इस तरह से चीज़ें यूज हो रही होती हैं। नेक्स्ट में देखते हैं अडक्शन। अब देखिए जो हमारा अबडक्शन था उसी का जस्ट अपोजिट क्या होता है, हमारा अडक्शन होता है। अडक्शन मतलब क्या हो गया, ऐड। अब यहाँ आप देख रहे हो ना, ऐड मतलब कोई चीज़ जुड़ रही है, ठीक। क्या हो रही है, कोई चीज़ जुड़ रही है। सपोज करो मेरा ये मिड लाइन है, ठीक, मेरी ये मिड लाइन है। अब मैं मिड लाइन की तरफ कोई चीज़ ला रहा हूँ, ठीक। ये मेरे बॉडी का मिड लाइन हो गया। अब मिड लाइन से मैं कोई चीज़ इस तरफ ला रहा हूँ, ठीक। क्या ला रहा हूँ, इस तरफ लेके आ रहा हूँ। तो ये क्या हो गया, मेरा अडक्शन हो गया। मतलब कोई चीज़ मेरे मिड लाइन की तरफ आ रहा है, मतलब ऐड हो रहा है, ठीक। जब मैं ऐसे मूवमेंट कर रहा हूँ तो ये मेरा ऊपर जा रहा है अबडक्शन, नीचे आ रहा है अडक्शन। तो ये मेरा नॉर्मल सा मूवमेंट होता है जैसे फिगर में दिखाया गया है। जब बॉडी से, या ये मेरी मिड लाइन हो गई, बॉडी से मिड लाइन से दूर जा रहा है तो अबडक्शन, मिड लाइन के पास आ रहा है तो क्या हो गया, अडक्शन, ठीक। क्या हो गया बच्चों, अडक्शन। तो ये मूवमेंट्स होते हैं, ठीक, अबडक्शन और अडक्शन। कोई मतलब ऐसा नहीं है कि आप हाथ में ही देख सकते हैं, कहीं भी देख सकते हैं, पैर में हो सकता है और भी बॉडी के कई पार्ट्स में हो सकता है। जैसे मैंने फिंगर का एग्जांपल दिया, तो जब हम बॉडी इसको कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे तो ये मेरा अडक्शन मूवमेंट हो जाएगा। डेफिनेशन, मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट टुवर्ड द मिड लाइन। जैसे मैंने बताया कि मिड लाइन की तरफ जब बॉडी के किसी भी पार्ट का मूवमेंट होगा तो क्या हो जाएगा, अडक्शन हो जाएगा। एग्जाम्पल में लोअरिंग आर्म टू द साइड ऑफ बॉडी, इसका मतलब क्या हो गया, ये मैं मेरा आर्म को बॉडी की तरफ लेके आ रहा हूँ, क्या हो रहा है, ये अडक्शन हो रहा है, ठीक। ब्रिंगिंग लेग टुगेदर, आपने सपोज करिए ये कोई पर्सन है, उसके दोनों लेग क्या हैं, खुले हुए हैं, ठीक। अब ये जब लेग को पास लेके आएगा, क्या करेगा, दोनों लेग को ऐसे पास लेके आ रहा है, मतलब ये लेग इधर लेके आ रहा है और दूसरा लेग इधर लेके आ रहा है। तो जब ये लेग को आपस में जोड़ रहा है तो वो क्या हो गया, अडक्शन हो गया, ठीक। क्लोजिंग फिंगर, जैसे मैंने बताया कि फिंगर को क्या कर रहा है, जैसे ये ओपन है, ये क्या हो गया, क्लोज हो गया, तो ये क्या हो गया, अडक्शन हो गया बच्चों, ठीक। इसी तरह से अब इसमें मसल देखते हैं, अडक्शन, लॉन्गस एंड मैग्नस थाई, मतलब ये मसल्स हो गए। मसल्स पे आप ध्यान मत दीजिए, ठीक, हम इसको आगे कवर करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं मीडियल इंटरनल रोटेशन। हम इसको क्या कर बोल सकते हैं, मीडियल रोटेशन भी बोल सकते हैं या इंटरनल रोटेशन भी बोल सकते हैं। ये इंटरनल मतलब मीडियल की जगह हम इंटरनल भी ले सकते हैं और इंटरनल की जगह हम मीडियन भी यूज कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है बच्चों, इसका मतलब होता है टर्निंग द एंटीरियर सरफेस ऑफ अ लिम्ब टुवर्ड द मिड लाइन। अब एंटीरियर सरफेस का मतलब क्या हो गया, आगे का पार्ट, ठीक। आगे जैसे फिगर में दिखाया गया, सपोज करिए जो मेरा ये दिख रहा है और ये दिख रहा है, ये क्या है मेरे बॉडी का एंटीरियर सरफेस। एंटीरियर कैसे है, जब मैं अपने बॉडी को कोरोनल जो प्लेन होता है वो इसको डिवाइड करेगा, तो जो प्लेन के आगे वाला हिस्सा हो गया वो मेरा एंटीरियर हो गया, प्लेन के पीछे वाला पोस्टीरियर हो गया। तो जब मैं इस एंटीरियर प्लेन को कहाँ ला रहा हूँ, बॉडी के मिड लाइन की तरफ ला रहा हूँ, कहाँ ला रहा हूँ, बॉडी के मिड लाइन की तरफ ला रहा हूँ। तो जो ये मूवमेंट हो रहा है बच्चों, ये हो रहा है लेटरल रोटेशन या मीडियल रोटेशन, ठीक। तो ये क्या कर रहा है, मीडियल रोटेशन कर रहा है। मतलब जब हम कहाँ ला रहे हैं, अंदर की तरफ ला रहे हैं, अंदर की तरफ ला रहे हैं मतलब मीडियल रोटेशन, ठीक। मिड लाइन के तरफ लेके आ रहा है। और ये मूवमेंट क्या हो गया, रोटेशन ना हो गया, ये जो मैं कर रहा हूँ ये क्या हो गया बच्चों, रोटेशन हो गया, ठीक। तो मतलब नाम में ही लिखा है क्या, मीडियल। मीडियल मतलब बच्चों मीडियन लाइन, मीडियन प्लेन या फिर मीडियन लाइन। तो मीडियन लाइन की तरफ जब हम क्या करेंगे, रोटेशनल मूवमेंट करेंगे बच्चों, क्या करेंगे, रोटेशनल
मूवमेंट करेंगे, ठीक। तो वो मेरा क्या हो जाएगा, वो मेरा हो जाएगा मीडियल इंटरनल रोटेशन, ठीक। एग्जाम्पल में जैसे टर्निंग थाई इनवर्ड, हिप मीडियल रोटेशन। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों कि मेरा हिप जो है, मेरा फिट जो है, उसको मैं क्या कर रहा हूँ, रोटेट कर रहा हूँ, ठीक। इस तरह से रोटेट कर रहा हूँ। नेक्स्ट फिगर में मैं आपको दिखाऊंगा कि मतलब हिप का रोटेशन देखा कैसे जाता है, ठीक। ये मेरा एग्जाम्पल हो गया। और ये भी मेरा एक एग्जाम्पल हो गया कि जो मेरे आर्म है बच्चों, उनको मैं क्या कर रहा हूँ, मिड लाइन की तरफ लेके आ रहा हूँ। तो वो भी मेरा एक एग्जाम्पल हो जाएगा किसका, रोटेटिंग आर्म इनवर्ड। मेरा जो आर्म है उसको मैं इनवर्ड रोटेट कर रहा हूँ, तो ये भी एक एग्जाम्पल हो गया किसका, मीडियल इंटरनल रोटेशन। मीडियल, मीडियल मतलब मिड लाइन, इंटरनल मतलब अंदर की तरफ। अंदर की तरफ जब बॉडी का कोई भी रोटेशनल मूवमेंट होगा तो उसको हम मीडियल इंटरनल रोटेशन कह सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। नेक्स्ट में मेरा जैसे हो गया लेटरल एक्सटर्नल रोटेशन, ठीक। क्या बच्चों, लेटरल एक्सटर्नल रोटेशन। अब लेटरल एक्सटर्नल रोटेशन का मतलब क्या हो गया, मेरा जो ये मेरी सपोज करिए ये मेरी बॉडी है, ठीक। अब बॉडी से जैसे जैसे दूर मैं जा रहा हूँ क्या हो रहा है, वो लेटरल साइड आ रही है, ठीक। तो मैं अपने बॉडी से लेटरल साइड में रोटेशनल मूवमेंट जब भी करूँगा, ठीक, क्या करूँगा, लेटरल साइड मतलब बॉडी के बाहर तरफ जब भी मैं कोई रोटेशनल मूवमेंट करूँगा तो वो मेरा क्या हो जाएगा, लेटरल रोटेशनल मूवमेंट हो जाएगा। या लेटरल को हम क्या बोल सकते हैं, आउटवर्ड भी बोल सकते हैं बच्चों। क्या बोल सकते हैं, आउटवर्ड बोल सकते हैं। अभी आउटवर्ड किससे बोलेंगे, रेफरेंस पॉइंट होगा इसके लिए। क्या होगा, एक रेफरेंस पॉइंट होगा। वो रेफरेंस पॉइंट क्या हो जाएगा, जो हमारे बॉडी की क्या होती है, मिड लाइन होती है बच्चों, वो उसके लिए एक रेफरेंस पॉइंट हो गया। इस बॉडी से बाहर की तरफ जितने भी रोटेशनल मूवमेंट हो गए, जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया था बच्चों कि मीडियल रोटेशन क्या होता है, हम अपने थाई को अंदर की तरफ मोड़ते हैं। आप ऐसे खड़े होइएगा और कोशिश करिएगा जो आपके थाई है उसको हम अंदर की तरफ क्या करें, मोड़े, ठीक। तो जो ये मूवमेंट हो रहा है, रोटेशनल मूवमेंट हो रहा है बच्चों, ये क्या होता है, मीडियल हिप रोटेशन होता है, ठीक। और लेटरल हिप रोटेशन क्या होता है, जब हम अपने थाइस को, अपने पूरे फुट को क्या करते हैं, बाहर की तरफ, किसकी तरफ, बाहर की तरफ मोड़ते हैं, तो हमारा हो जाता है लेटरल हिप रोटेशन, ठीक। टर्निंग एंटीरियर सरफेस ऑफ लिम्ब अवे फ्रॉम द मिड लाइन, जब हम मिड लाइन से एंटीरियर सरफेस को क्या ले जा रहे हैं, दूर लेके जा रहे होते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, लेटरल एक्सटर्नल रोटेशन। एग्जाम्पल में क्या है, आउटवर्ड रोटेशन ऑफ द थाई, जैसे ये दिखाया गया, ठीक। इस फिगर में दिखाया गया, ये हमारा आउटवर्ड लेटरल रोटेशन हो गया, ठीक। आउटवर्ड रोटेशन ऑफ आर्म, जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड में दिखाया था ये, ठीक। ये मेरा क्या हो गया, आउटवर्ड लेटरल रोटेशन हो गया, ठीक। और ये क्या है, मीडियल रोटेशन का एग्जांपल है। मसल्स क्या क्या यूज हो रही है, इंट्रास्पाइनेटस, टेरेस माइनर, ग्लूटियस मैक्सिमस, पोस्टीरियर फाइबर, ठीक। ग्लूटियस मैक्सिमस का पोस्टीरियर फाइबर यूज हो रहा होता है इन सब मसल्स में, ठीक। तो अभी मैंने कुछ ही क्या करना है, मूवमेंट्स को यहाँ इंक्लूड किया है। कुछ मूवमेंट्स बच रहे हैं जो मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे लेक्चर्स, सारे स्लाइड्स, सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको कहीं भी थोड़ा सा भी डाउट है तो आप बेहिचक कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपके डाउट को क्लियर कर सकूँ। और बस आपसे इतना ही है कि हमारे चैनल को सपोर्ट करें। और आपको अगर इसका नोट्स चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ से इस नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।